हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू दी गज्जा स्कूल चैनल। आज अपन देख रहे हैं क्लास 9 का सिलेबस जिसमें अपन इंट्रोडक्शन देखेंगे। पिछले लेक्चर्स में अपन ने क्लास 10 का स्टार्ट कर लिया था, अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 के सिलेबस के बारे में अपन देखेंगे। सीबीएसई जो अपना अपना जो सिलेबस देती है उस सिलेबस को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस सिलेबस में क्या क्या है वो अपन देखेंगे। तो मेक श्योर आप इस चैनल पर, इस लेक्चर पर बने रहे और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको ये शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का सिलेबस। ओके, तो पहले अपन इसमें सिलेबस में अपन देखेंगे कि जो अपनी यूनिट्स है उन यूनिट्स को, उन चैप्टर को अपन कैटेगराइज करेंगे। देखेंगे कि ये चैप्टर फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का है। फिर उस चैप्टर में अपन ये देखेंगे कि ये इस चैप्टर में अपने को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, पहला पहला जो यूनिट और चैप्टर है वो उसका नाम है मैटर। क्या है? मैटर। पहले तो अपन इसको कैटेगराइज करेंगे कि ये जो जो यूनिट है ये किसकी है, साइंस की कौन सी ब्रांच, तो वो है केमिस्ट्री। क्या है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। ओके, क्या है मैटर? इट्स नेचर एंड बिहेवियर। तो पहले अपन देखेंगे कि मैटर क्या है। तो अपन अपने आसपास जो भी चीजें देखते हैं वो दो ही चीजें हैं। क्या? पहली है मैटर और दूसरी है एनर्जी। पहली है मैटर एंड दूसरी है एनर्जी। जैसे जो सनरेज आ रही है, सनलाइट आ रही है, वो क्या है? वो एनर्जी है। और अपन आसपास की जो चीजें हैं वो क्या है? मैटर है। मैटर क्या करती है? मैटर में क्या होता है? मैटर के पास मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। मास होता है एंड स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जैसे क्लास में जो स्टूडेंट्स है वो क्या है? वो क्या है? मैटर है। इनके पास अपना मास भी है और वो क्या कर रहे हैं? स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं। लेट सपोज किसी क्लासरूम की स्ट्रेंथ है 50, तो अब 50 से ज्यादा 100 या 150, इससे ज्यादा स्टूडेंट नहीं आ पाएंगे। मतलब उसकी स्ट्रेंथ कितनी है? 50 है। तो ज्यादा क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि उन्होंने उन्होंने बाकी जो 50 स्टूडेंट है उन्होंने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है। इसका मतलब मैटर के पास क्या होता है? उसका मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। ओके, वही दूसरी और एनर्जी। देखो, अगर मैं क्लासरूम में अगर लाइट ऑन करता हूं तो लाइट के पास क्या मास होता है? क्या अभी जैसे लेट सपोज ये जो एलईडी से लाइट आ रही है, क्या इसके पास मास है? क्या अगर इसके पास मास होता तो मैं दब जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है? क्या नहीं, मैं आराम से ही देखो हाथ हिला सकता हूँ, आराम से ही यहाँ पे मैं और मैटर फुल भर सकता हूँ। लेकिन तो एनर्जी में ऐसा नहीं होता। तो अपन इसमें देखेंगे मैटर के बारे में। केमिस्ट्री का चैप्टर है तो मैटर, देखो इसमें डेफिनेशन भी दे रहा है। मैटर 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 इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। तो ये दो चीजें अपने को ध्यान रखनी है, मैटर। साथ ही साथ अपन इसमें डिटेल में थोड़ा बहुत देखते देखते भी चलेंगे कि अपने को इस चैप्टर में, इस यूनिट में अपने को क्या देखना है। मैटर इट एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट। मैटर की कितनी स्टेट होती है? तो मैटर की 3 स्टेट होती है। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो देखिए 3 स्टेट कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्या आप इसके एग्जांपल्स बता सकते हो? यस, जैसे मैं लेट सपोज मैं वाटर ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? वाटर। अच्छा, केमिस्ट्री की बात आ रही है तो वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H2O। H2O। ओके, तो H2O जो अपन पानी पीते हैं वो क्या है? लिक्विड फॉर्म। और वही अपन उसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, आइस बन जाती है, तो वो कैसी फॉर्म है? सॉलिड। और वही अगर उसको अपन हॉट गर्म कर रहे हैं तो वो सॉलिड से किस में? लिक्विड। और लिक्विड से किस में? वेपर में या फिर गैस में। तो देखिए एग्जांपल्स क्या? सॉलिड का आइस, लिक्विड का वाटर, गैस का स्टीम आर डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। तो ये बात हुई मैटर की। नेक्स्ट, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो देखिए अपन ने मैटर की बात की थी, तो मैटर को मैं लेट सपोज मैं ले रहा हूं मैटर के फॉर्म में। अगर मैं लेट सपोज बुक ले लेता हूं, मोबाइल ले लेता हूं या कुछ भी, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, मैटर की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है या सिंपलेस्ट यूनिट है जिससे मैटर मिलकर बना हुआ है, तो वो कौन है? वो है एटम। वो कौन होता है? एटम। कौन होता है वो? एटम। तो एटम के बारे में अपन देखेंगे, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो एटम के बारे में अपन देखते हैं। एटम को अपन ऐसे डिनोट करते हैं कि एटम के सेंटर में जो वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और नेगेटिव चार्ज कौन? इलेक्ट्रॉन। ये इसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। बीच में कौन है? प्रोटॉन एंड
न्यूट्रॉन, बीच में कौन है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और उसके चारों तरफ चक्कर कौन निकाल रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो ये हुआ एटम के बारे में। तो देखिए एटम चलिए, तो एटम, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। अच्छा एटम्स, आगे एटम्स ही कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, मॉलिक्यूल्स का। किसका, मॉलिक्यूल्स का। तो अपन ऐसे एटम्स, मॉलिक्यूल, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, प्योर इम्प्योर कंपाउंड्स, ये सब अपन देखेंगे। तो देखिए एटम्स आर स्मॉलेस्ट यूनिट्स, जैसा मैंने बताया क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ एलिमेंट्स दैट रिटेन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज रहनी चाहिए। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एटम्स कंबाइन, जब दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन होंगे तो किसका फॉर्मेशन करेंगे, मॉलिक्यूल का। जैसे लेट सपोज ए है, कोई एक एटम है, बी दूसरी तरफ कोई एटम है, ये दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे, ए एंड बी, ए एंड बी। तो ए बी ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल ए वाटर मॉलिक्यूल्स, क्या H2O कंसिस्ट ऑफ, देखो H2O अपन ने लिया था पहले, किससे मिलकर बना हुआ है, देखो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो देखिए, तो हाइड्रोजन कितने आ रहे, 2, तो 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। ये दिखाई दे रहा है, इस केमिकल फॉर्मूला है कौन, 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन एटम। नेक्स्ट, फिर उसके बाद अपन देखेंगे, एटम की बात कर रहे थे तो अपन ने एटम में देखा था कि एटम में अपन ने देखा था, ये देखो ये एटम इस टाइप से मैंने बनाया था। तो अपन एटम की स्ट्रक्चर के बारे में भी देखेंगे। बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने एटम को समझने में, एटम की स्ट्रक्चर को समझाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो देखिए एटम कंसिस्ट ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। कौन कौन से, देखो सेंटर में कौन था, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड जो चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है वो कौन, इलेक्ट्रॉन, कौन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर दी न्यूक्लियस, देखो सेंटर में न्यूक्लियस में कौन है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। व्हाइल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट अराउंड इट, इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, ऑर्बिट में क्या करता रहता है, चक्कर निकालता रहता है। ओके, एग्जांपल्स, ए हाइड्रोजन एटम हैज 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन बट नो न्यूट्रॉन। अगर मैं बना रहा हूं किसका, किसका हाइड्रोजन एटम्स, तो हाइड्रोजन एटम के पास चारों तरफ चक्कर निकालने वाला कौन, इलेक्ट्रॉन, कौन, इलेक्ट्रॉन। और कौन हो जाएगा सेंटर में पॉजिटिव चार्ज, कौन, प्रोटॉन, कौन, प्रोटॉन। लेकिन लेकिन हाइड्रोजन एटम के पास कौन नहीं होगा, न्यूट्रॉन, कौन नहीं होगा, न्यूट्रॉन। ओके, तो इसका मतलब अभी तक जो अपन ने ये देखे, ये सारे के सारे किसके पार्ट थे, ये सारे के सारे किसके, ये सब केमिस्ट्री, ये भी पार्ट किसका, केमिस्ट्री। और उससे पहले जो अपन देख रहे थे एटम्स एंड मॉलिक्यूल, ये भी कौन, ये भी किसके अंदर आएगा, केमिस्ट्री के अंदर। किसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर। और उससे पहले वाला मैटर अपन ने देख लिया था। ओके, अब साइंस की एक और ब्रांच आती है जिसको अपन बोलते हैं बायोलॉजी। क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। तो देखिए होल्ड डाउन, किस, बायोलॉजी, बायोलॉजी में अपन क्या देखेंगे, इसमें नाम से ही पता चल रहा है, बायो प्लस लॉजी। बायो का मीनिंग क्या होता है, लिविंग। क्या मीनिंग होता है, लिविंग। और लॉजी का मीनिंग होता है टू स्टडी। इसका मतलब ये हुआ कि बायोलॉजी में अपन किसकी स्टडी करेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, लिविंग के बारे में। किसके बारे में, लिविंग के बारे में। अपने आसपास जो भी लिविंग है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, उनके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, जो ये लिविंग्स बने हो, जो लिविंग्स है, इनमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन होते हैं, कौन होती है। जैसे अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं अपन स्मॉलेस्ट यूनिट एटम, उसी तरीके से बायोलॉजी में स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल वो कौन है, सेल। वो कौन है, सेल। तो बायोलॉजी में अपन सबसे पहले किसके बारे में देखेंगे, सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर किसी के पास भी लाइफ है, एग्जिस्ट कर रही है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है तो वो लाइफ सबसे स्मॉलेस्ट लेवल, सबसे छोटे लेवल पर किसमें होगी, सेल में होगी। किसमें होगी, सेल में होगी। ओके, तो देखिए सेल के बारे में तो कैटेगराइज कर लेते हैं इसको अपन कि ये किसमें आएगा, ये जो अपनी यूनिट्स है किसमें, बायोलॉजी में। किसमें, बायोलॉजी में। तो देखिए बायोलॉजी, द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इट कंटेन्स, तो सेल के बारे में अपन पहले एक आइडिया ले लेते हैं कि सेल होने के लिए क्या जरूरी है।
तो सेल होने के लिए यस, सेल होने के लिए ये देखो, ये मैंने सेल बनाई, ये मैंने सेंटर में, तो देखिए मैंने सिंपल डायग्राम बनाया। सेल, क्या सेल के चारों तरफ कोई बाउंड्री है? यस। तो इसका मतलब मैं जब भी सेल देखूंगा तो सेल के चारों तरफ मेरे को क्या मिलेगी? सेल बाउंड्री, सेल बाउंड्री। क्या सेंटर में कोई जेनेटिक मटेरियल है? क्या ये स्ट्रक्चर आप बहुत सारी जगह पे देखा होगा इन्होंने, इनको, कौन है ये? जिसको अपन बोलते हैं डीएनए। क्या बोलते हैं? डीएनए। तो सेंटर में जेनेटिक मटेरियल जो कौन हो सकता है? डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। डीएनए। अब जेनेटिक मटेरियल एंड सेल बाउंड्री के बीच में जो है उसको अपन बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। तो सेल होने के लिए एटलीस्ट ये 3 चीजें होनी चाहिए। सेल होने के लिए 3 चीजें होनी चाहिए। कौन कौन सी? सेल बाउंड्री, अच्छा चारों तरफ है, साथ ही साथ अपन कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। चारों तरफ है, बाउंड्री है, तो बाउंड्री हमेशा क्या करती है? मेरे को ये बताओ, आप क्लासरूम में बैठे हो, ठीक है, और विंटर का, सर्दी का टाइम है, और चारों तरफ ये बाउंड्री है, तो ये बाउंड्री क्या करती है? ये आपको सर्दी से क्या करती है? बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। तो सेल बाउंड्री का फंक्शन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन। क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन। जेनेटिक मटेरियल या फिर डीएनए, सेल के जो सेंटर में है, जो न्यूक्लियस है, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, उसका फंक्शन क्या होता है? तो सेल में जो भी एक्टिविटी हो रही है, सेल में जो भी लिविंग एक्टिविटी हो रही है, उनको क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। उनको क्या करेगा? कंट्रोल। तो जेनेटिक मटेरियल या डीएनए, इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? कंट्रोल। इनका फंक्शन क्या हो जाएगा? कंट्रोल। अच्छा, अभी मैंने बताया जो एक्टिविटी होने वाली है, तो जो भी लिविंग एक्टिविटी हो रही है, तो वो लिविंग एक्टिविटी कहाँ पर होती है? तो वो लिविंग एक्टिविटी होती है साइटोप्लाज्म में। जो इसमें लिविंग एक्टिविटी या फिर लिविंग रिएक्शन, जिसको मैं बोल देता हूँ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शन, या फिर इसी को मैं क्या बोल देता हूँ? लिविंग रिएक्शन। लिविंग रिएक्शन। जब तक ये लिविंग रिएक्शन या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शन बनी रहेगी या चलती रहेगी, तब तक कोई लिविंग बना रहेगा, तब तक वो लिविंग बना रहेगा। और अगर एक बार मेटाबॉलिक रिएक्शन स्टॉप हो गई तो लिविंग नहीं रहेगा। देन लिविंग बिकम्स व्हाट? देन लिविंग बिकम्स डेड। देन लिविंग बिकम्स डेड। ओके। तो सेल के बारे में फिर, ये साइटोप्लाज्म में क्या पढ़े रहे होंगे? साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, ईआर है, न्यूक्लियस है, बहुत सारी जो सेल ऑर्गेनल है, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए सेल में द सेल इज द, हो गया था यहाँ तक, हाँ, इट कंटेन्स सेल ऑर्गेनल्स लाइक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारे गोल्जी बॉडी, सो ऑन, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल है, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। एग्जांपल्स, ह्यूमन स्किन सेल हेल्प्स इन प्रोटेक्शन। देखो, क्या ये आउटर में है? क्या ये बाउंड्री बना रही है अपनी? तो ऑब्वियस सी बात है, अभी अपने मैंने एक कंसेप्ट दे दिया साथ ही साथ इंट्रोडक्शन के साथ, कि जो भी चीजें चीजें आउटर में होगी, बाउंड्री की तरफ होगी, वो उसका ऑब्वियस फंक्शन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन। क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन। तो स्किन क्या? प्रोटेक्शन एंड रीजनरेट करती रहती है, रीजनरेशन। ओके, चलो इसके साथ मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं। हमारी बॉडी का ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसमें हाईएस्ट रीजनरेशन पावर मिलती है? क्या? हाईएस्ट रीजनरेशन पावर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है बायोलॉजी का ही, क्या? टिश्यू। क्या? टिश्यू। तो टिश्यू का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो देखिए, जैसे जैसे केमिस्ट्री में अपन ने देखा कि एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे थे, एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बना रहे थे, उसी टाइप से बायोलॉजी में स्मॉलेस्ट यूनिट कौन थी? सेल। बहुत सारी सेल्स मिलकर, सेल्स की ग्रुपिंग होकर के किसका फॉर्मेशन होता है? टिश्यू का। किसका? टिश्यू का। बहुत सारे टिश्यू मिलकर के क्या बनाते हैं? टिश्यू सिस्टम। क्या बनाते हैं? टिश्यू सिस्टम। बहुत सारे टिश्यू सिस्टम मिलकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं? ऑर्गन। किसका? ऑर्गन। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के, किसका फॉर्मेशन करेंगे? पूरी की पूरी बॉडी का, ऑर्गेनिज्म का।
जैसे देखिए मैं अपने एक सेल ले लेता हूं, ठीक है। मैंने सेल ली, लेट सपोज अपने माउथ की, ठीक है। एक सेल ली, बहुत सारे सेल्स मिलकर के किसका फॉर्मेशन किया होगा, टिश्यू का, ओके। अब बहुत सारे टिश्यू मिलकर के टिश्यू सिस्टम बनाया होगा, फिर ऑर्गन बना होगा, जैसे ईसोफेगस है, फेरिंग्स है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ये बहुत सारे ऑर्गन्स है। अब ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम का, फिर ऑर्गन सिस्टम कौन सा सिस्टम बन गया, ये डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया। फिर ऐसे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के किसका फॉर्मेशन कर देंगे, पूरी की पूरी बॉडी का, पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म का, ओके। तो देखिए टिश्यू के बारे में, टिश्यू आर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, बहुत सारी सिमिलर टाइप्स की सेल्स मिलकर के किसका फॉर्मेशन करेंगे, टिश्यू का। हेल्प दैट वर्क टूगेदर, मिलकर काम करेंगे, टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ओके। एग्जांपल जैसे मसल्स, मसल्स टिश्यू लिया, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, मसल्स क्या करवाती है अपने को, मसल्स इसमें मूवमेंट्स में, मसल्स हेल्प इन मूवमेंट्स। वाइल अब दूसरे टाइप का देखो, जैसे नर्वस टिश्यू ले लेता हूं, तो नर्वस टिश्यू, ठीक है, जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब, ये क्या करते हैं, ट्रांसमिट सिग्नल्स इन द बॉडी। मतलब अगर एक इंफॉर्मेशन को अगर फ्लो करवाना है, ठीक है ना, लेट सपोज मेरा ये हैंड ऑल पिन पे गया, ठीक है। अब यहाँ से इंफॉर्मेशन गई होगी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगी, फिर वहां से रिफ्लेक्ट वापस रिएक्शन आएगा, तो उसके आगे, उसके कारण क्या होगा, मेरा ये हैंड यहाँ से रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये किसके कारण हुआ, इतना फास्ट सिग्नल, ये इतनी स्पीड से किसके कारण हुआ, ठीक है ना। तो ये कौन, नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ओके। अब जो आ रहा है नेक्स्ट, अच्छा अपन लिविंग की बात कर रहे थे, तो मेरे को ये बताओ, क्या इस अर्थ पर क्या बहुत लिविंग्स का नंबर बहुत लिमिटेड है क्या, नहीं, बहुत सारा है। तो अपन जब भी लिविंग की बात करते हैं, लिविंग्स का नंबर्स एंड टाइप्स, क्या आपने को आसपास एक ही टाइप के लिविंग दिखाई देते हैं क्या, नहीं, बहुत सारे, गाय, गधा, घोड़ा, भैंस, कुत्ता, बकरी, अमीबा, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, प्लेटी हेलमिंथी, एस्की हेलमिंथी, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, कॉकरोच वगैरह बहुत सारे हैं। तो इन सब के नंबर्स एंड टाइप्स, इसी को अपन क्या बोल देते हैं, डाइवर्सिटी। क्या बोल देते हैं, डाइवर्सिटी। तो ये डाइवर्सिटी, लिविंग की बात करें तो लिविंग डाइवर्सिटी, ठीक है ना, लिविंग डाइवर्सिटी। मेरे को ये बताओ, अर्थ पर जितने भी ह्यूमंस है, ठीक है ना, अर्थ पर जितने भी ह्यूमंस है, वो क्या है, एक स्पीसीज है, क्या है, एक स्पीसीज। चाहे कितने भी ह्यूमंस हो, लाखों, करोड़ों, हजारों, जितने भी लिविंग, जितने भी ह्यूमंस है, वो सब क्या है, ह्यूमन बीइंग, या फिर उस स्पीसीज को मैं क्या बोल दूंगा, होमो सेपियंस। ये सिर्फ क्या है, एक स्पीसीज है। और अर्थ पर अभी तक नॉन कितनी है, 1.7 1.7 टू 1.8 मिलियन, 1.7 टू 1.8 मिलियन, ऑलमोस्ट 17 टू 18 लैक्स, इतनी सारी स्पीसीज है, ठीक है ना। अर्थ पर जितनी मतलब डिस्कवर कर रखी है अपन ने, कितनी, 17 से 18 लाख, ठीक है ना, इतनी सारी स्पीसीज है। तो और देखो, एक स्पीसीज होमोसेपियंस में इतने सारे नंबर्स है। तो देखिए हमारी जो अर्थ है वो रिच इन क्या है, डाइवर्सिटी, ठीक है ना। तो अपन डाइवर्सिटी में यही पढ़ेंगे। और इसके बाद अपने को ये पढ़ना पड़ेगा कि इतनी सारी डाइवर्सिटी है, इतने सारे स्पीसीज है, इतने सारे ऑर्गेनिज्म है, तो क्या मैं इसको वन बाय वन पढ़ सकता हूँ क्या, नहीं। तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इन सभी स्पीसीज को, इन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या किया जाए, क्लासिफाई किया जाए, क्या किया जाए, क्लासिफाई। तो देखिए इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, yes, diversity in living world, living organism are classified into different kingdoms। इतने सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, उनको अपन ने अलग अलग किंगडम में, अलग अलग क्लासेस में अपन ने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, ठीक है ना, ताकि अपन उनको इजीली पढ़ सके, इजी टू स्टडी, ठीक है। तो डिफरेंट किंगडम बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टर्स, सिमिलर टाइप के कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे थे, इसीलिए अपन ने उनको अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया, ओके। एग्जांपल्स, फंजाई बिलोंग टू ए सेपरेट किंगडम एंड इंक्लूड्स मशरूम एंड यीस्ट। ये फंजाई के बारे में अपन पढ़ेंगे, ओके। तो ये अपनी यूनिट कंप्लीट हुई। नेक्स्ट जो अपनी यूनिट आ रही है, उसको अपन पहले क्लासिफाई करेंगे कि कौन किस में रखेंगे, इमोशन किसका पार्ट है, फिजिक्स का, किसका, फिजिक्स का, ओके। तो फिजिक्स में अपन क्या पढ़ते हैं,
नेचुरल जो जो भी फिनोमेनन हो रहे हैं, जैसे मैं इसको सॉरी मार्कर को मैंने ड्रॉप किया, ठीक है, यहाँ से ड्रॉप किया तो ये अपने आप नीचे आया, तो इसका कॉज जाना, तो ये अर्थ में पहले नेचर में पहले से ही था। तो ये जो भी नेचुरल फिनोमेना हो रहे हैं उसको अपन किस में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है ना, उनके कॉज जानते हैं। ओके, तो क्या है मोशन, क्या है मोशन। अब मेरे को ये बताओ मोशन के बारे में पढ़ते हैं। ये देखो मैं एक ही जगह पे हूँ, मेरी पोजीशन एक्स वाई जेड में भी सेम है, चेंज नहीं हो रही है। और अगर विद टाइम अगर मैं अपनी पोजीशन चेंज करूं, ठीक है, मैं लेट सपोज मैं कुछ कुछ सेंटीमीटर या कुछ मीटर चला, तो इसका मतलब मैं टाइम के साथ मैंने अपनी पोजीशन चेंज की। तो इसी से अपन कहते हैं कि कोई बॉडी टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन अगर चेंज करे तो अपन बोलते हैं कि वो बॉडी किस में है, मोशन में है। इसी को देखते हुए दो चीजें आती है, एक तो बॉडी रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन। अगर कोई बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन चेंज नहीं करे तो वो किस में है, रेस्ट में। और अगर कोई बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन चेंज करे तो वो किस में है, मोशन में है। बाद में अपन ये भी देखेंगे, जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब इसमें देखेंगे कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। फिलहाल इंट्रोडक्शन है, तो देखिए मोशन इन motion is change in position of an object with time. It can be uniform or non uniform। जैसे आप घर से बाइक लेके निकले, तो अगर हाईवे पर आप लेट सपोज 1 घंटे के लिए चल रहे हो 60 की स्पीड से, तो ये कैसी है, यूनिफॉर्म। वही आप सिटी में जा रहे हो, कहीं पर स्पीड आपकी ज्यादा है, कहीं पर स्लो है, चेंज हो रही है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके बारे में अपन ये सब पढ़ेंगे। एग्जांपल्स, ए मूविंग कार एग्जिबिट यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट ट्रेवल्स एट कांस्टेंट स्पीड। जैसे मैंने बताया कि हाईवे पर आप 80 की स्पीड से या फिर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चल रहे हो तो ये कैसी है, यूनिफॉर्म। कैसी है, यूनिफॉर्म। वही आप अगर ट्रैफिक में चल रहे हो, अपनी सिटी में चल रहे हो, अपने गांव में चल रहे हो बाइक लेकर के, और कहीं पर जंप आ रहा है तो ब्रेक लगा रहे हो, कहीं पर स्ट्रेट रोड आ रही है तो आप स्पीड बढ़ा रहे हो, तो ये स्पीड में जो वेरिएशन आ रहा है, चेंज आ रहा है, ठीक है ना, उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। ओके, नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट, नेक्स्ट जो यूनिट आ रही है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। पहले अपन ने देखा मोशन, अब फोर्स क्या है या फिर लॉज ऑफ मोशन क्या है। लॉज ऑफ मोशन सुनते ही आपके माइंड में किस साइंटिस्ट का इमेज आ रहा है, तो वो है कौन, न्यूटन। कौन, न्यूटन। तो इसको अपन कैटेगराइज करेंगे तो ये किसमें, कौन सी ब्रांच, फिजिक्स। कौन सी ब्रांच, फिजिक्स। फिजिक्स में अपन पढ़ेंगे किसको, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को। इसमें अपन फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या पुलिंग पुल करना, पुश करना, ये क्या है, एक टाइप का फोर्स है। मोशंस के बारे में पढ़ेंगे, मोशन के लॉज पढ़ेंगे, किसने दिए थे, न्यूटन्स ने। न्यूटन्स के तीनों मोशन के लॉ पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। जिसमें अपन पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ किसके बारे में, इनर्शिया के बारे में। सेकंड लॉ मूवमेंट्स के बारे, सॉरी समवेग के बारे में, मोमेंटम के बारे में बताता है। थर्ड लॉ किसके बारे में बताता है, थर्ड लॉ एक्शन एंड रिएक्शन के बारे में बताता है। तो ये सारे के सारे अपन चीजें पढ़ेंगे। ओके, इसमें क्या है, फोर्स इज पुल और पुल, पुश पुश और पुल, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को, लेट सपोज ये ऑब्जेक्ट है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको या धक्का लगा सकता हूँ या इसको मैं खींच सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये क्या है, फोर्स। मैं अगर इस पर अगर फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे, ठीक है ना, इसको पुश कर रहा हूँ, ठीक है, इसको पुल कर रहा हूँ, तो ये एक टाइप का क्या है, फोर्स है। नेचर में बहुत सारे फोर्स है, इनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। न्यूटन्स के लॉज के बारे में पढ़ेंगे, डिस्क्राइब मोशन एंड फोर्स इंटरेक्शन, फोर्स एंड मोशन के इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हुआ फिजिक्स में कौन से यूनिट के बारे में, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में। नेक्स्ट, यस, ग्रेविटेशन। नेक्स्ट, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, ग्रेविटेशन। किस में आएगा, ये भी फिजिक्स में। अब जो आगे जो भी आ रही है वो फिजिक्स में, वर्क एनर्जी पावर, ये भी फिजिक्स का एक पार्ट है, और साउंड, ये भी फिजिक्स में ही पढ़ेंगे। ओके, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में क्या होता है,
ग्रेविटेशन में दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। कैसा फोर्स, अट्रैक्शन। ठीक है, देखो फोर्स अट्रैक्शन, और इसमें इसके बेसिस पर टू टाइप्स का, मतलब एक तो होता है दो ऑब्जेक्ट या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करे और या फिर एक दूसरे को रिपेल करे, या फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट या फिर रिपेल। जैसे दो दो दोस्त लोगों के बीच, दो दोस्त के बीच में क्या होता है, कौन सा फोर्स, अट्रैक्शन, और वही दो दुश्मन के बीच में कैसा, रिपल्सन। ओके, तो वही जो न्यूटन न्यूटन ने ग्रेविटेशन की डिस्कवरी की थी, जिसमें उसके ऊपर क्या गिरा था, एप्पल या एप्पल। आप सोच रहे होंगे कि कुछ और गिर जाता तो अच्छा ही होता, खैर वो बात अलग है। उसके ऊपर क्या गिर रहा है, क्या गिरा, एप्पल। और उसके एप्पल एप्पल नीचे ही क्यों आया, वो हवा में ही क्यों नहीं रुक गया या किसी और डायरेक्शन में क्यों नहीं गया, तो इसके कॉज जाना, तो अब किसकी डिस्कवरी हुई, ग्रेविटेशन की या फिर ग्रेविटी की। ओके, ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडी, जिसमें अर्थ और अर्थ और अर्थ पर जो बॉडीज है उनके बीच में क्या लगता है, अट्रैक्शन। बॉडीज विद मास, द अर्थ ग्रेविटी पुल्स ऑब्जेक्ट्स डाउनवर्ड, ऑलवेज डाउनवर्ड। ठीक है ना, ग्रेविटी हमेशा क्या है, नीचे किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करती है, अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। एग्जाम्पल वही एप्पल की बात, एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम ए ट्री ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट, वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर। फिजिक्स के टर्म में अपन पढ़ेंगे कि वर्क वर्क क्या है, वर्क के टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है ना, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, इस टाइप के अपन वर्क पढ़ेंगे, वर्क। फिर उसके बाद एनर्जी पढ़ेंगे, पावर पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे। ओके, तो वर्क इज डन कब, व्हेन फोर्स मूव्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन इट्स डायरेक्शन। अगर इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, अगर मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं और अगर मैंने इसको कुछ ना कुछ डिस्प्लेस किया, ठीक है, तो मैंने क्या किया है, मैंने वर्क किया है। ठीक है, तो ये वर्क के बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी इज द कैपेसिटी, और अगर मेरे में एनर्जी है तो मेरे में अगर एनर्जी है तो मेरे में क्या है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं वर्क कर सकता हूं। तो देखिए, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, एंड पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क। एग्जाम्पल, लिफ्टिंग ऑफ ए बॉक्स रिक्वायर वर्क एंड एनर्जी। अगर मेरे में एनर्जी नहीं होगी, ठीक है, तो मैं क्या किसी भी बॉक्स को लिफ्ट कर पाऊंगा, क्या, नहीं। ओके, नेक्स्ट जो आ रही है साउंड। नेक्स्ट क्या है, साउंड। देखो, इससे पहले कौन सा, एनर्जी वाला था, तो एनर्जी की अपन फॉर्म्स भी देखेंगे। ठीक है ना, तो साउंड भी क्या है, एक क्या है, एनर्जी की ही फॉर्म है। ठीक है, एनर्जी की ही फॉर्म है। एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स है। ठीक है ना, लेट्स सपोज जैसे लाइट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है। ठीक है, जो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी है, ये भी एक टाइप की क्या है, एनर्जी है। केमिकल एनर्जी है। क्या, मेरे को ये बताओ, क्या अपन एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नहीं। अपन एनर्जी को केवल और केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म या फिर कन्वर्ट। लेट्स सपोज प्लांट के बारे में आपने सुना होगा, प्लांट को कौन सी एनर्जी मिलती है, लाइट एनर्जी। वो लाइट एनर्जी से किसका फॉर्मेशन करते हैं, फूड का। किसका, फूड का। और फूड में कौन सी एनर्जी होती है, फूड में एनर्जी होती है केमिकल एनर्जी। तो ये लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी में। किसमें, केमिकल एनर्जी में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपन एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो साउंड भी क्या है, एक टाइप की एनर्जी है। साउंड भी क्या है, एक टाइप की एनर्जी है। साउंड, अब मैं जो बोल रहा हूं, ठीक है ना, ये क्या है, साउंड है। ठीक है ना, साउंड किसके कारण, साउंड आता किसके कारण है, तो ध्यान रखना, साउंड किसके कारण आता है, पार्टिकल्स, अगर मीडियम के पार्टिकल्स अगर वाइब्रेट कर रहे हैं तो किसका फॉर्मेशन होगा, साउंड का। किसका, साउंड का। तो देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ, ये साउंड आ रहा है, आपके कानों तक पहुंच रहा है। तो अब अगर मैं बोल रहा हूँ, जो ये एयर आ रही है, ये एयर आ रही है, और मेरे अंदर ये जो वोकल कॉर्ड्स है, इनमें क्या क्रिएट करता है, वाइब्रेशन। क्या क्रिएट करता है, वाइब्रेशन। ठीक है ना, तो देखो, जैसे ही मैं एयर बाहर रिलीज करता हूँ, तब ये क्या करते हैं, जो ये वोकल कॉर्ड है, ये क्या करते हैं, वाइब्रेट। जब मैं एयर इनहेल करता हूँ, तब ये वाइब्रेट नहीं करते। तो इसका मतलब, अगर वाइब्रेशन होगा तो वाइब्रेशन के कारण
किसका फॉर्मेशन होगा, साउंड का, किसका, साउंड का। तो अगर मैं एयर रिलीज कर रहा हूं, ठीक है, एक्सेल कर रहा हूं, तब ये वोकल कॉर्ड क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं जब एक्सेल करता हूं तभी मैं साउंड क्रिएट कर सकता हूं। मैं एयर लेते हुए, इनहेल करते हुए, सांस लेते हुए बोल या साउंड क्रिएट नहीं कर सकता, ठीक है। ओके, तो साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोपगेट्स एज ए वेव। जो साउंड चलती है मीडियम में, कैसे, वेव की फॉर्म में, किसके फॉर्म में, वेव की फॉर्म में। साउंड को ट्रेवल होने के लिए क्या चाहिए, मीडियम, ये भी देखेंगे अपन। ओके, इट रिक्वायर ए मीडियम टू ट्रेवल। ओके, एग्जांपल, द साउंड ऑफ ए गिटार स्ट्रिंग वाइब्रेटिंग, जब तक वाइब्रेट नहीं होगा कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल, तब तक वो साउंड क्रिएट नहीं करेगा। वाइब्रेटिंग ट्रेवल्स थ्रू द एयर टू ओवर ईयर्स, सॉरी ईयर्स। नेक्स्ट, वाई डू वी फॉल इल, ये इल है, ठीक है ना, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो बीमार क्यों पड़ते हैं ये, या फिर जो अपने इन्वायरमेंट है, ठीक है ना, जो अपना इन्वायरमेंट है, क्या इस इन्वायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जिनको किसकी हेल्प से देखना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप की हेल्प से। किसकी हेल्प से, माइक्रोस्कोप की हेल्प से। और अगर माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखना है तो मेरे को ये बताओ, क्या अपन उसको नेकेड आई से देख सकते हैं, नहीं, उसको तो अपन किससे, माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। ओके, तो मेरे को ये बताओ, क्या इन्वायरमेंट में या आसपास माइक्रोस्कोप, सॉरी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। तो मेरे को बताओ, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब मैं एयर लूंगा तो मेरे साथ साथ मेरे, जैसे ही इनहेल करूंगा तो उसके साथ मेरी बॉडी में चले जाएंगे। तो ऐसे तो मेरे को बीमार पड़ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बीमार नहीं पड़ता। तो मेरे अंदर ऐसा कोई ना कोई सिस्टम होगा जो इससे प्रोटेक्ट कर रहा होगा, इन सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट कर रहा होगा। तो वो कौन सा सिस्टम है, वो सिस्टम है इम्यून सिस्टम। कौन सा सिस्टम, इम्यून सिस्टम, ठीक है ना। कई बार इम्यून सिस्टम भी काम कर नहीं पाता, बहुत ज्यादा अगर ऐसे पैथोजेंस या फिर बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये अपने अंदर एंटर कर जाते हैं, तब अपन क्या पड़ जाते हैं, मतलब बीमार पड़ जाते हैं। तो अपन हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, क्या, हेल्थ के बारे में। अच्छा, ज्यादातर अपन ये सोचते हैं, कि जो आदमी फिजिकली फिट है, क्या, फिजिकली फिट है, एकदम हेल्दी है, तो अपन उसको बोल देते हैं कि हाँ ये हेल्दी है। लेकिन ध्यान रखना, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये हेल्थ की क्या डेफिनेशन देती है, ये बताता है कोई भी आदमी फिजिकली, मेंटली, सोशली, बिहेवियरली, इन सब में क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए। अगर मैं ठीक दिखता हूँ, ओके, हेल्दी, फिजिकली फिट, तो क्या मैं हेल्दी हूँ, नहीं। WHO के अकॉर्डिंग मैं हेल्दी नहीं हूँ। मैं मेरे कब फिट होऊंगा, जब मैं फिजिकली, मेंटली, सोशली, इन सब एस्पेक्ट से मैं क्या रहूंगा, फिट रहूंगा, तभी WHO उसको क्या मानेगी, फिट। क्योंकि मेंटली है, सोशली है, ठीक है ना, मेरे को हो सकता है किसी बात की टेंशन हो, या कोई ओवर थिंकिंग हो, या फिर मेरा बिहेवियर में चेंज आ गया हो, तो क्या मैं हेल्दी होऊंगा, नहीं। ओके, तो अपन इसमें हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, हेल्थ के बारे में। ओके, नेक्स्ट, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग, ठीक है। डिजीज कैन बी कॉज्ड बाय इन्फेक्शंस और जेनेटिक फैक्टर्स। हो सकता है मैं किसी के ऐसे कांटेक्ट में आ गया हूं जिसके कारण मैं खुद, मेरे को क्या हो गई, डिजीज हो गई। या फिर हो सकता है मैं किसी भी कांटेक्ट में नहीं आया हूं, मेरे को इन्फेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन मेरे को एज पेरेंट्स के थ्रू, ठीक है ना, पेरेंट्स के थ्रू जनरेशन बाय जनरेशन कोई ना कोई डिजीज मिल गई हो, तो उन जेनेटिक फैक्टर्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। एग्जाम्पल, जैसे कॉमन कोल्ड, ठीक है ना, इज कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन, ये वायरल इन्फेक्शन है। नेक्स्ट, वाई डू वी फॉल कैटेगरी, नो डाउट अपन ने लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की, तो इसको अपन किस पे कैटेगराइज करेंगे, बायोलॉजी। नेक्स्ट, ओके, लास्ट 2 यूनिट्स, नेचुरल रिसोर्सेज किस में कैटेगराइज करेंगे, इसको किस में रखेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज। इसको अपन जनरल साइंस या बायोलॉजी में रख सकते हैं, जनरल साइंस या बायोलॉजी में। इंप्रूवमेंट इन फूड एंड रिसोर्सेज, ये भी
जनरल बायोलॉजी, जनरल साइंस इसमें रख सकते हैं। ओके, तो क्या है नेचुरल रिसोर्सेज? नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या है? इंक्लूड एयर, वाटर, जो भी अपने पास नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे हैं उनको उनके बारे में पढ़ेंगे, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उनको कैसे नुकसान हो रहा है उनके बारे में पढ़ेंगे, अपन उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि नो डाउट उनके नुकसान में सबसे ज्यादा रोल ह्यूमंस का ही है। तो देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स दैट सस्टेन्स लाइफ ऑन अर्थ, जिनके कारण क्या है, लाइफ बनी रहती है, लाइफ बनी रहती है ऑन अर्थ। एग्जांपल, फॉरेस्ट क्या प्रोवाइड करता है अपने को? ऑक्सीजन। एंड रिवर सप्लाई वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड एग्रीकल्चर। तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, एयर, वाटर, सॉइल्स। ओके, नेक्स्ट जो आ रहा है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। अब मेरे को ये बताओ, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ओके, तो देखिए, अब मेरे को ये बताओ अपने को फूड की रिक्वायरमेंट या इसको इम्प्रूव करने की क्यों जरूरत है? मेरे को ये बताओ, सोचो। क्योंकि देखो, अपनी जो पॉपुलेशन है ना वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, अब इतनी सारी पॉपुलेशन के लिए फूड तो चाहिए होगा, एनर्जी तो चाहिए होगी। ठीक है ना, तो इतनी सारी पॉपुलेशन को फुलफिल करने के लिए, इतनी सारी पॉपुलेशन की फूड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए अपने को फूड फूड में क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा बोलो? यस, फूड रिसोर्सेज को इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, फूड प्रोडक्शन इज एनहांस्ड, ठीक है ना, बढ़ाना पड़ेगा थ्रू टेक्निक्स। आज टेक्नोलॉजी का टाइम है, तो अपन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए फूड फूड प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, लाइक इरिगेशन, हाइब्रिड क्रॉप एंड फर्टिलाइजर्स, इन सबको यूज करके फूड प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है। ओके, एग्जांपल्स, हाई हील वीट वेराइटीज, मतलब जो वीट की वेराइटीज है या फिर जो जो भी फूड की वेराइटी, फूड के जो कंपोनेंट है उनकी वेराइटीज को अपन क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। ठीक है ना, तो ये यही बता रहा है कि हाई यील्ड वीट वेराइटीज हेल्प इन इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। तो इस तरीके से ये हुआ जनरल इंट्रोडक्शन। तो बने रहिएगा इस अपने इस चैनल पर, जिस पर अपन डिटेल से सारे के सारे चैनल, सारे के सारे चैप्टर्स के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। आपका कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।